हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और अपन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देख रहे थे। ठीक है, एक दो टॉपिक्स ही बचे हैं। एग्रीकल्चर वेजिटेशन में एक साथ लेके चल रही हूँ। डायरेक्ट एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस जो आपके होते हैं फसलों के ऊपर होते हैं, अगर साइंस रिलेटेड हैं कि कोई नया बीज बनाया है, कोई हाइब्रिड सीड आया है, या फिर कोई नई टेक्निक, कोई नए फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं, वो आपके साइंस एंड टेक का करंट का पार्ट हो जाते हैं। अगर क्रॉप इनकम के बारे में बात हो रही है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बात हो रही है, या किसी भी टाइप की ऐसी स्कीम की बात हो रही है जो क्रॉप्स का रेवेन्यू जनरेशन, जो क्रॉप से होने वाला जो रेवेन्यू जनरेशन है उसको बेटर करने के लिए है, तो वो आपके इकोनॉमी का पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ज्योग्राफी का पार्ट एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिमिटेड है। ओके, सरप्राइजिंग बट हाँ, ठीक है। कैटेगरी सब्जेक्ट्स की अलग अलग है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू न्यू बैच जो 28 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं कोचिंग के। फिजिकल बैचेस हैं आपके जयपुर में, रिद्धि सिद्धि सर्कल है उसके पास में कोचिंग है, वहां से आप बैच में रजिस्टर कर सकते हैं। आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। एंड इसको समझने के लिए और आरएस एग्जाम की अगर आपको फ्री काउंसलिंग भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देयर इज अ गूगल फॉर्म, उसको फिल करो और काउंसलिंग लो, बैच के लिए भी जानकारी लो, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं you'll get good answers over there। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, शुगर इंडस्ट्री पहली बीट रूट बेस्ड राजस्थान में कहाँ स्टेब्लिश की गई थी? डायरेक्ट इसका क्वेश्चन है आपका, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में डिटेल में कुछ है नहीं, ठीक है, ये न्यूज है और ये फैक्ट बेस्ड न्यूज है, तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, समझने की चीजें यहाँ से स्टार्ट होने वाली हैं। विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट सब ट्रॉपिकल हिली फॉरेस्ट आर फाउंड? सब ट्रॉपिकल हिली फॉरेस्ट, राजस्थान तो एरिड है, यहाँ तो थार डेजर्ट है ना, एरिड है, सेमी एरिड है, इन दोनों कैटेगरीज में राजस्थान को फॉल करना चाहिए। ये सब ट्रॉपिकल हिली फॉरेस्ट कहाँ से आ गए? राजस्थान में अरावलीज हैं, और अरावलीज का जो सदर्न पोर्शन है ना, पाली, सिरोही, उदयपुर, इन एरियाज वाला जो राजसमंद वगैरह हो गया, इन एरियाज वाला जो अरावली है, यहाँ पर अच्छी हाइट है। राजस्थान में क्या है? गुरु शिखर है। गुरु शिखर की क्या हाइट है? 1700 मीटर्स के आसपास है, 1722 है टू बी वेरी एग्जैक्ट, बट ये हाइट है। इस हाइट में एरिड तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ बारिश होगी। अगर इस हाइट में है कोई सिचुएशन, सॉरी कोई सिटी या कुछ भी हिल स्टेशन, तो इस हाइट में बारिश होगी, और जहां बारिश होगी वहां पे क्या होगा? वेजिटेशन होगा। ठीक है, अच्छी बारिश होगी तो ट्रॉपिकल वेजिटेशन होगा, ट्रॉपिकल वेदर होगा, है ना, बादल होंगे। गुरु शिखर गए हो कभी? ऐसा लगता है मतलब बादलों के ऊपर चल रहे हैं, है ना, कितना ऊंचा है, राइट। हम राजस्थान वालों को गुरु शिखर खुश कर देता है ना, हिमालय कई कोई बार हमारे नंबर नहीं आता हमारे हिमालय जाने का। तो ये सब कहाँ पे है? ये सारी की सारी पोजीशंस आपके, माउंट आबू कहाँ पर है? सिरोही में। जहां पर ये लोकेशंस होंगी वहीं पर ये वेदर होगा। अगेन मैप आना जरूरी है, मैंने आपको हमेशा बोला है ज्योग्राफी के लिए मैप्स जरूरी हैं। ये मैप का क्वेश्चन हो गया। हाँ, आपके कॉन्सेप्ट सही होने चाहिए। अब सब ट्रॉपिकल हिली फॉरेस्ट जो है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है भाई? 700 मीटर से 2000 मीटर की हाइट के ऊपर जो जगह है वहां पर ये मौसम हो सकता है। इसका जो एनुअल टेम्परेचर है 18 डिग्री से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहना चाहिए, ये इसका फीचर है। इसके अलावा रेनफॉल के फीचर्स हैं भाई, कितना रेनफॉल साल भर में होना चाहिए। ठीक है, माइल्ड विंटर्स होनी चाहिए, बहुत एक्सट्रीम हॉट समर्स नहीं होनी चाहिए, मॉनसून भी आपका डिसेंट होना चाहिए। ये सारी आपके इसका एक तरह से फीचर्स हैं। सब ट्रॉपिकल हिली फॉरेस्ट या सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है, या एवरग्रीन जो है, डेसिडस जो है, इनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स होते हैं। वो आपको करने हैं, वो आएंगे भी। लेकिन अगर आपको यही पता नहीं होगा कि ये फीचर्स एक्चुअली राजस्थान में अगर मैप देखें तो कहां पर एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर कैसे होगा, राइट। तो ये आपका डायरेक्ट मैप का क्वेश्चन है, नेचुरल वेजिटेशन का क्वेश्चन है, वेदर का क्वेश्चन है। व्हेन डिड द राजस्थान गवर्नमेंट अप्रूव इट्स फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी? 2016 का क्वेश्चन है, 2010। अब टेक्निकली न्यूज नहीं बनती है, ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी पूछ रहा है, 5 साल पुरानी एक तरह से न्यूज पूछ रहे हैं। तो लाइक आई सेड बिफोर, राजस्थान के आरएस एग्जाम में राजस्थान से रिलेटेड जो भी आपकी करंट अफेयर्स की न्यूज हैं, करंट भी नहीं तो जो भी आपकी एक्सक्लूसिव न्यूज होती हैं, कोई भी नया डेवलपमेंट आता है, कुछ भी होता है, या फिर कोई रिस्ट्रक्चरिंग भी हो रही है पुरानी स्कीम की, है ना, रीब्रांडिंग भी हो रही है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं अपन। एक्सक्यूज मी। फॉरेस्ट पॉलिसी क्यों लाई जाएगी? राजस्थान क्या है? अगेन एरिड है, सेमी एरिड है, तो फॉरेस्ट पॉलिसी क्यों लाई जाएगी भाई? हमें वो जो डेजर्ट है उसको कम करना है। डेजर्ट इज नॉट गुड क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। ठीक है, क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से डेजर्ट की एक वैल्यू है, हाँ, लेकिन जो वहां पर लोग रह रहे हैं, ह्यूमंस हैं, उनके लिए डेजर्ट इज नॉट गुड। तो हम चाहते हैं कि डेजर्टिफिकेशन को रोका जाए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाए, फॉरेस्ट कवर बढ़ाया जाए। ठीक है, तो अब इस राजस्थान की जो फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी, इसके 3 मेजर काम थे। फर्स्ट, राजस्थान के टोटल लैंड
का 20% हमें फॉरेस्ट कवर चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये चीज है। और अगर 20% राजस्थान का लैंड फॉरेस्ट में होगा तो डेजर्टिफिकेशन कंट्रोल आएगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, पब्लिक पार्टिसिपेशन के बिना ये पॉसिबल नहीं है। अगर पब्लिक ही पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन इसका सेकेंड पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट बताती हूँ, जंगल होंगे और लोग उन जंगलों को मेंटेन करेंगे तो क्या मेंटेन करेंगे? वो फ्लोरा एंड फौना, जो प्लांट्स हैं, जो फॉरेस्ट है खुद, और उसमें पाए जाने वाले जानवर। तो फ्लोरा एंड फौना को सेफगार्ड भी करना है, ठीक है। ये तीन इसके मेन पॉइंट हैं। लेकिन एक लॉजिकल पॉइंट और है, अगर आप लिखना चाहें, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ जाता है कई बार इन चीजों का, तो कैसे आप चौथे पॉइंट तक या और एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। अगर आप जंगल बचा रहे हैं तो जंगल में पाए जाने वाले जो रिसोर्सेज हैं उनको भी यूज करेंगे। जो आपके ट्राइबल पीपल होते हैं वो जंगलों के ऊपर मेजरली डिपेंड करते हैं। वो कहाँ से, वो नारा कहाँ से आया? जंगल, जल, जंगल और जमीन ट्राइबल्स के लिए आया है ना। तो ट्राइबल राइट्स आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इफ देयर आर फॉरेस्ट, ट्राइबल्स विल बी यूजिंग दोस फॉरेस्ट, किस लिए? प्रोडक्टिविटी के लिए। तो अगर फॉरेस्ट बढ़ाएंगे तो फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाओगे, ठीक है ना। टू इंक्रीज फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, समझ में आ गया? राइट, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रोथ टारगेट्स इन 12th 5-year प्लान। अच्छा ठीक है, इसका आंसर तो मैं आपको दे देती हूँ, लेकिन ये अब इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि राजस्थान और इंडिया 5-year प्लान्स को अब फॉलो नहीं करता है। 2014 में नीति आयोग आया था। नीति आयोग 5-year प्लान्स के फॉर्मूला को नहीं फॉलो करते हैं। हाँ, हर गवर्नमेंट अपने कुछ ईयरली टारगेट्स लेते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म टारगेट्स लेते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट पर्टिकुलरली प्लानिंग कमीशन डिसमेंटल कर दिया है, राइट। इट वाज अ नॉन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल सही नहीं रहता है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, राइट। तो वो प्लानिंग कमीशन कुछ 5-year प्लान्स बताते थे। कभी वो पहले ही खत्म हो जाते थे, क्यों? क्योंकि सरकारें चेंज हो जाती थी। और कभी वो एक्सटेंड होते थे, क्यों? क्योंकि सरकारें अपना टाइम एक्सटेंड कर लेती थी, ठीक है। मतलब इलीगली नहीं, वापस अगर वही प्राइम मिनिस्टर जीत के आ जाते हैं, वापस वही गवर्नमेंट बनती है, तो 5-year प्लान चलता जा रहा है। जैसे इमरजेंसी के टाइम पे भी 5-year प्लान्स को काफी एक्सटेंड कर दिया गया था क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरजेंसी लगा के बैठ गई थी, ठीक है, ओके। तो अब क्योंकि नीति आयोग है तो 5-year प्लान्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए अब यूजलेस हो गए हैं, ठीक है। लेकिन नीति आयोग के कुछ ईयरली टारगेट्स होते हैं, कुछ स्कीम के टारगेट्स होते हैं, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हो गई हैं। तो नीति आयोग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, नीति आयोग आपको याद करना है। नेक्स्ट, व्हाट इज द शेयर ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट इन नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी? ठीक है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। नेशनल मिशन जो है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और टेक्नोलॉजी का, सेंट्रली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और राजस्थान को 40% इसमें कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है। अभी जो नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर आया है, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर का काम क्या है भाई? यहाँ पे टू रीस्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथन एग्रो एक्सटेंशन सर्विसेज टू फैसिलिटेट सही वर्ड रहेगा, फैसिलिटेट टेक एडॉप्शन। ये डेफिनेशन है इस चीज की और ये आपको याद करनी है। ये वैसे भी याद होनी चाहिए, जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में ये चीज आए ऐसी की ऐसी, लेकिन आपको याद करनी है। हर स्कीम को या किसी नेशनल मिशन को या फिर किसी ना किसी टाइप की वेलफेयर पॉलिसी जो आई है, उसको लॉन्च करने के पीछे एक टैगलाइन होती है। वो टैगलाइन आपको आनी चाहिए, वो जरूरी है, क्योंकि उस टैगलाइन को समझने के बाद में आपको ये पता चल जाएगा कि भाई इसकी क्या जरूरत थी और इसका क्या काम होने वाला है। अब इसमें देखते हैं, फार्मर्स को आपको टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाना है ताकि फार्म प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, टू इम्प्रूव फार्म प्रोडक्टिविटी। नाम से भी पता चल रहा है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, तो एग्रीकल्चर की फील्ड में आपको कुछ नए एड-ऑन्स डालने हैं और टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाना है। एग्रीकल्चर कौन कर रहा है? फार्मर कर रहे हैं, तो उनको टेक फ्रेंडली आपको बनाना है, टेक्नोलॉजी को यूज करवाना है और एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी जो है, फार्म प्रोडक्टिविटी जो है, उसको इंप्रूव करना है, यही इसका काम है। बढ़िया, 40% की है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसके कुछ सबमिशंस हैं, मैं इधर बताती हूँ आपको। इस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के 4 सबमिशन हैं। सबमिशन का क्या मतलब होता है?
मतलब मिशन के अंडर मिशन, ठीक है ना, कि हम आखिर पाना क्या चाहते हैं, हमने किया क्यों है इसको। सबसे पहले तो आपको एग्रो एक्सटेंशन करना है। एग्रो एक्सटेंशन मतलब जैसे सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, आपको मिक्स्ड फार्मिंग करवानी है, ठीक है। एक ही फार्म में, फार्मलैंड में अगर आप बार बार एक ही क्रॉप उगाएंगे तो उस क्रॉप में यूज होने वाले न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो धरती से खत्म हो जाएंगे। अगर वो न्यूट्रिएंट्स धरती से खत्म हो गए हैं, आपकी लैंड में वो न्यूट्रिएंट्स अब कमी हो गई है उनकी, तो आप वो क्रॉप नहीं उगा पाएंगे। अगर वो क्रॉप आप नहीं उगा पाएंगे और आपने कोई दूसरी क्रॉप उगानी सीखी ही नहीं, तो आपकी लैंड फैलो हो गई, वेस्टफुल हो गई, अब आप यूज ही नहीं कर पा रहे उसको। तो इसलिए आपको ये जानकारी देना जरूरी है फार्मर्स को कि भाई एक ही नहीं, 2 3 4 5 आपके पास ऑप्शंस हैं जो आपको सीखने चाहिए, आने चाहिए और उगाने चाहिए। आपका पूरा सीजन भी यूज होगा, साल भर में 2 3 सीजन जितने भी आप निकाल पा रहे हैं वो यूज भी कर पाएंगे, इनकम भी अच्छी होगी और एग्रीकल्चर में एक्सटेंशन भी होगा। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट है इसका सीड एंड प्लांटिंग। अब सीड एंड प्लांटिंग सिर्फ यही नहीं, मटीरियल्स। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका अपन, फार्म टेक मैकेनाइजेशन करते हैं इसको, ठीक है। और लास्ट में प्लांट प्रोडक्शन एंड क्वारंटीन। ये स्टोरेज की बात हो रही है, आपने कुछ उगा लिया, कुछ पैदा कर लिया, कुछ उसको बेचना चाहते हो, तो इन दोनों एक्टिविटीज के बीच में जो टाइम होता है वहां पर उसको स्टोर भी तो करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर आपका क्वारंटाइन वाला फॉर्मूला पॉइंट आ गया, प्लांट प्रोडक्शन वाली बात आ गई, फार्म मैकेनाइजेशन, आपको अच्छी मशीन्स यूज करनी है अच्छे रिजल्ट्स के लिए, ठीक है। ज्यादा लेबर ना लगे, ज्यादा टाइम ना लगे, ज्यादा पैसे ना लगे, आप एक बार मशीन चलाएं और आपका काम हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट इज नॉट कवर्ड अंडर नेशनल बैम्बू मिशन? नेशनल बैम्बू मिशन राजस्थान में 12 डिस्ट्रिक्ट्स की एक लिस्ट है। ये 12 डिस्ट्रिक्ट्स आपको आने चाहिए। और नेशनल बैम्बू मिशन अब नेशनल बैम्बू मिशन के नाम से भी नहीं जाना जाता है। नेशनल बैम्बू मिशन 2007-8 में डॉक्टर सिंह की सरकार लेकर आई थी और इसको रिस्ट्रक्चर करा गया है 2017-18 में मोदी सरकार द्वारा, ठीक है। अब इस मिशन को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं। पहले नेशनल बैम्बू मिशन का 2 काम होते थे, आपको एक तो प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी देखनी है आपको, और एक सेकंड, सही चल रहा है, हाँ नेशनल बैम्बू मिशन का ही पार्ट है। प्रोडक्टिविटी नहीं है, कल्टीवेशन हो सकता है। प्रोडक्टिविटी तो रिजल्ट को बोलते हैं, कल्टीवेशन और प्रोपगेशन, ठीक है, प्रोपेगेशन, गुड। तो ये सिर्फ बैम्बू के लिए था। बाद में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आ गई, बैम्बू के अलावा इसमें कुछ क्रॉप्स और ऐड की गई हैं और इसको भी एक्सटेंड किया गया है। पहले सिर्फ कल्टीवेशन और प्रोपगेशन की बात हो रही थी, अब इसको पूरे वैल्यू चेन के साथ में ऐड किया गया है, होल वैल्यू चेन। वैल्यू चेन क्या होती है, इकोनॉमिक्स की क्लास में पढ़ लिया आपने, ठीक है। पूरा का पूरा जो फार्म प्रोसेस होता है, फूड प्रोसेसिंग से, सॉरी आपने सीड बाइंग करी है वहां से लेकर पूरी आपकी फसल हो गई, कटाई सब कुछ हो गया, और उसके बाद में आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट तक जा रहे हैं और वहां पर रिटेल तक पहुंचा रहे हैं सामान को। ये पूरी की पूरी जो प्रोसीजर होती है इसको वैल्यू चेन प्रोसेस कहते हैं। पहले सिर्फ कल्टीवेशन और प्रोपगेशन इसमें इन्वॉल्व था, ठीक है। और 2007-8 में डॉक्टर सिंह की सरकार इसको नेशनल बैम्बू मिशन को लेकर आई थी और ये पूरे इंडिया के लिए था जहां जहां पे बैम्बू उग रहा है। राजस्थान में 12 डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट है। राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट चेंज नहीं हुई है, अब इसको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसका मिशन का नाम भी कुछ है, हैंग ऑन अ सेकंड, इसका कुछ नाम है, एक सेकंड, ये भी एक तरह का मिशन ही है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन फॉर या नेशनल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन ऐसा कुछ है, या नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, ऐसा ही है। 2017-18 में इसको रिस्ट्रक्चर कर दिया और 2007-8 में ये आ गए, हाँ यही है, ठीक है। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको, ये स्पेशली नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये आपके लिए नेशनल मिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली बात तो लेटेस्ट न्यूज है, यस, उस कारण से भी। दूसरी चीज, इसमें काफी सारी चीजें ऐड और डिलीट हुई हैं, तो वो भी आपको लेटेस्ट अपडेट होना पड़ेगा। राजस्थान में ये डिस्ट्रिक्ट है जो कि इसमें कवर्ड नहीं है, वैसे तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कवर्ड नहीं है, क्योंकि सिर्फ 12 को ही कवर किया है, टोटल डिस्ट्रिक्ट्स में से सिर्फ 12 को कवर किया है, तो बहुत सारे हैं जो नहीं कवर किए हैं। आपको अगर वो 12 याद होंगे तो ये आंसर सॉल्व हो जाएगा, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही कांचन और आरसीबी 911 ये हाइब्रिड वेराइटीज हैं। माही कांचन है मक्का की, मेज क्या होता है, मक्का, है ना, मक्के की है। और आरसीबी 911 जो है ये आपकी
इसकी है पर्ल मिलेट की। पर्ल मिलेट किसको बोलते हैं? बाजरे को बोलते हैं। मेज एंड पर्ल मिलेट, मेज मेज एंड मेज, बाजरा, ये रहा, ठीक है। ये डेवलप की थी एग्रीकल्चर, कौन सी अथॉरिटी है, एग्रीकल्चर सेंटर है, एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है बांसवाड़ा में, एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है बांसवाड़ा में, इन्होंने डेवलप किया था, ठीक है। और कोई भी, अच्छा लॉजिकली देखते हैं, चलो मान लेते हैं कि मुझे नहीं आता और मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ है, तो लॉजिकली देखते हैं किसी भी सीड वैरायटी को इंप्रूव करना या हाइब्रिड बनाना क्यों जरूरी है। बेसिक रीजंस, बहुत बेसिक लॉजिकली देखते हैं इसको। या तो प्रोडक्टिविटी इनएडिक्वेट थी और कम थी, ठीक है ना, जो नेचुरली जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, ठीक है। दूसरा, तो पहले प्रोडक्टिविटी बढ़ाना ज्यादा जरूरी है। दूसरा पॉइंट, बहुत एक्सट्रीम वेदर टेम्परेचर्स जब चेंज होते हैं, बहुत एक्सट्रीम वेदर्स होते हैं, तो सीड अगर कमजोर है या सीड अगर हाइब्रिड नहीं है, उस वेदर पैटर्न को नहीं झेल सकता है, तो पौधा खत्म हो जाएगा, है ना, फार्म को नुकसान होएगा। तो सीड की रेजिस्टेंस जो है, टेम्परेचर वेरिएशंस का जो रेजिस्टेंस है, उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। फार्म प्रोडक्टिविटी हो गया, स्पीड रेजिस्टेंस हो गई, ठीक है। और क्या चाहिए होता है? बीमारियां लगती हैं, पेस्ट लग जाते हैं, है ना, कोई भी नहीं, कोई भी कहीं से भी कोई बीमारी उड़ के आ जाती है और वो लग जाती है फार्म्स में और पूरे पूरे खेत के खेत खत्म हो जाते हैं। तो डिजीज रेजिस्टेंस भी होनी चाहिए। यही तकलीफें होती हैं, सबसे ज्यादा तकलीफ तो यही होती है भाई। इरिगेशन के लिए तो अलग डिपार्टमेंट काम कर रहा है, बाकी हर चीज के लिए अलग अलग चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन सीड के लिए, सिर्फ और सिर्फ बीज के लिए तो यही प्रॉब्लम्स हैं, ये एड्रेस होती होंगी, तभी तो हाइब्रिड वो लेकर आए हैं, सीड्स लेकर आए हैं। हाँ, इनकी लिस्ट आपको याद करनी पड़ेगी, राजस्थान में क्या क्या उगता है, मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, और उनकी हाइब्रिड वेराइटीज जो आसानी से यूज की जाती हैं। बाजरा, हाँ, पर्ल मिलेट किसको बोलते हैं? बाजरे को बोलते हैं। बाय द वे, इनके साइंटिफिक नेम्स भी आपको याद करने पड़ेंगे। अगर यहाँ पर बाजरा नहीं लिखा हुआ होता, पर्ल मिलेट लिखा हुआ होता, तो कईयों की 12 बज जाती है। ये सब नहीं करना अपन को। बाजरा इसकी वेराइटी है, ओके। एक चीज जो मैं आपको देना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ, इनकी लिस्ट है, राजस्थान की मेजर क्रॉप्स, उनकी प्रोडक्टिविटी और कौन से हाइब्रिड सीड्स कहाँ पर यूज हो रहे हैं, इनकी एक लिस्ट है। वो लिस्ट आपको याद करनी है, क्लास अटेंड करोगे लिस्ट मिलेगी आपको अच्छे से। और एक कॉमनली यूज होने वाला नाम बाजरे के लिए, जेनेटिकली वो एनहांस्ड सीड है जो कि जयपुर के आसपास उगाया जाता है ना, वो बाजरा। कौन मुझे कमेंट्स में बता सकता है? आपके अगर आउटर जयपुर में भी कहीं ट्रैवल कर रहे हो ना, तो सड़कों की चारों तरफ जो दूसरा आपको बाजरा लग रहा है ना, वो मिल जाएगा। तो आपको लिस्ट याद करनी है, कौन सा बाजरा, कौन सा मेज, कौन सा व्हीट, और कौन सी हाइब्रिड वेराइटीज हैं, कहाँ पर कौन सी उगाई जाती हैं, क्या प्रोडक्टिविटी है, ये सब। और ये वैसे करंट का पार्ट है, ठीक है। तो इट्स इजी टू फाइंड, और इनकी लिस्ट बनाओ और इनको लर्न कर लो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सॉरी। सो क्वेश्चंस ओवर, एंड जस्ट टू रिवाइज यू, नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। आपको काउंसलिंग सेशन चाहिए, बैचेस की जो भी जानकारी है, आपको जो भी जितनी भी डिटेल्स चाहिए, वो काउंसलिंग में आपको मिल जाएंगी। अगेन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, यू फिल इट अप और काउंसलिंग करवाओ अपनी। ओके, चलो, आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।